नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे भाई, जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट से जुड़ जाएंगे। क्लास शुरू करने वाले हैं हम। हाँ, जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को भाई, राधे राधे। ठीक है, और अब हम मेडिसिन पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ, सबका गुड इवनिंग एक्सेप्ट कर लिया भाई, ठीक है ना। हाँ, सबको राधे राधे, सबको राम राम, सबको नमस्ते। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम। ठीक, तो कल हम डिस्कस कर रहे थे बैक्टीरियल डिजीज को, जिसमें से 5 बैक्टीरियल डिजीज हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम बैक्टीरियल डिजीज की बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? बैक्टीरियल डिजीज। और आज जो हम बैक्टीरियल डिजीज पढ़ने वाले हैं, बैक्टीरियल डिजीजेज यानी कि जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोगों में 5 तो हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो देख लेंगे एक बार। एक तो हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस की। ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में टीबी या क्षय रोग। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा हम डिस्कस करेंगे पैरा ट्यूबरकुलोसिस। पैरा ट्यूबरकुलोसिस जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पैरा टीबी। पैरा ट्यूबरकुलोसिस यानी कि पैरा टीबी। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेप्टोस्पाइरोसिस और लिस्टीरियोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस, लिस्टीरियोसिस, लिस्टीरियोसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलीबेसिलोसिस। कोलीबेसिलोसिस। और इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोलीबेसिलोसिस के बाद एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया, ईटी यानी कि फड़किया रोग, एंटेरोटॉक्सीमिया। और 7वें पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे बोटुलिज्म या फूड पॉइजनिंग। बोटुलिज्म या फूड पॉइजनिंग। ठीक है, ये डिजीज हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास भाई थोड़ी लेंदी रहेगी, पहले से ही मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना, इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर बैठेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन कौन सी बीमारियां हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ट्यूबरकुलोसिस, एक पैरा ट्यूबरकुलोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, लिस्टीरियोसिस, कोलीबेसिलोसिस, एंटेरोटॉक्सीमिया और बोटुलिज्म। ठीक है, अगर मोटे मोटे तौर पर हम बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस और पैरा ट्यूबरकुलोसिस ये दोनों बीमारियां किससे होती हैं? माइकोबैक्टीरियम से। किससे होती हैं? माइकोबैक्टीरियम से। लेप्टोस्पाइरोसिस होती है लेप्टोस्पाइरा से, और लिस्टीरियोसिस होती है लिस्टीरिया से। कोलीबेसिलोसिस होती है इकोलाई से। किससे होती है? इकोलाई से। और एंटेरोटॉक्सीमिया और अगर बोटुलिज्म की हम बात करें, ये दोनों क्लोस्ट्रीडियम से होती हैं। किससे होती हैं? क्लोस्ट्रीडियम। एंटेरोटॉक्सीमिया क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस से होती है, और बोटुलिज्म क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होती है। तो एक बार तो कारक समझ लेंगे फटाफट से, और फिर हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। ये हो गई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से मानव के अंदर, माइकोबैक्टीरियम बोविस से गाय भैंस में अंदर। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट लेप्टोस्पाइरा, लिस्टीरिया, इकोलाई, इस्टीरिशिया कोलाई, ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस और ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये कारक हो गए भाई। ठीक है, अब हम एक एक करके इन डिजीज को डिस्कस करना शुरू करते हैं। बोलो तैयार हैं भाई? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, एक तरफ तो लिख लेंगे वही बीमारी। ठीक है, और एक तरफ हम बात करेंगे बीमारी का कारक क्या है। ठीक है, किसकी वजह से बीमारी होती है, और हम बात करेंगे लक्षणों की।
सिम्टम्स की। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां बात होगी ट्यूबरकुलोसिस। किसकी भाई? ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं? टीबी। क्या बोल देते हैं भाई? टीबी। जो ट्यूबरकुलोसिस है इसी को हम हिंदी में बोलते हैं क्या? क्षय रोग। क्या रोग बोलते हैं? क्षय रोग। इसी को हम बोलते हैं पर्ल डिजीज। क्या बोलते हैं? पर्ल डिजीज। तो पर्ल को बोलेंगे मोती, तो हिंदी में बोल दिया मोती रोग, पर्ल डिजीज। क्यों बोलते हैं ये सब हम समझने वाले हैं। तो अभी इतना सा समझ लीजिए कि ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी बोल दिया शॉर्ट में, इसी को बोलते हैं क्षय रोग, इसी को बोलते हैं पर्ल डिजीज या मोती रोग। ठीक है, अब बात आती है कि भाई बीमारी होती किससे है। तो देखो आप, ट्यूबरकुलोसिस जो है अगर हम बात करें तो मेनली होती तो किससे है? माइकोबैक्टीरियम से होती है। किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम से। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम बोविस से। किस में होगी? गाय भैंस में। गाय भैंस में टीबी किससे हो रही है? माइकोबैक्टीरियम बोविस से। अब पूरा माइकोबैक्टीरियम मुझे लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ, अब हम बात करूंगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से किस में होगी? ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर, हम लोगों में जो टीबी होती है वो किससे होती है? ट्यूबरकुलोसिस से। और फिर हम बात करेंगे माइकोबैक्टीरियम एवियम, और माइकोबैक्टीरियम एवियम से बीमारी किस में होगी? पोल्ट्री में। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम एवियम ये बीमारी किस में करेगा? पोल्ट्री में। ठीक है, समझना चीजों को बारीकी से। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी को बोल दिया टीबी या क्षय रोग या मोती रोग, पर्ल डिजीज। होती किससे है? माइकोबैक्टीरियम से। गाय भैंस में माइकोबैक्टीरियम बोविस, ह्यूमन के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और पोल्ट्री के अंदर माइकोबैक्टीरियम एवियम, एवियन स्पीसीज पोल्ट्री में। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? अब समझने वाली बात यह है कि ये जो बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, गाय भैंस में ये बीमारी मुख्यतः श्वसन तंत्र की बीमारी है। हम लोगों में भी ट्यूबरकुलोसिस मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है। तो अगर कोई श्वसन तंत्र की बीमारी है, रेस्पिरेशन सिस्टम की अगर कोई बीमारी है, तो वो फैलेगी मेनली किसके रास्ते से? वायु के रास्ते से, एरोसोल ड्रॉपलेट के रास्ते से फैलेगी। इन पोल्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस मेनली पाचन तंत्र की बीमारी है, इसलिए फैलेगी किस रास्ते से? फिसेस के रास्ते, मल के रास्ते फैलेगी। ठीक है, तो यहां बात आती है कि जानवरों में यह किसकी बीमारी है? श्वसन तंत्र की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है, श्वसन तंत्र की बीमारी है। अब जब श्वसन तंत्र की बीमारी है, इसका मतलब फैलेगी किससे? तो फैलाव किसकी वजह से होगा? एरोसोल ड्रॉपलेट की वजह से, एरोसोल ड्रॉपलेट्स की वजह से होगा, यानी कि सांस के द्वारा, वायु के द्वारा, वायु के द्वारा। ठीक है, ऐसा तो ह्यूमन में भी होता है और जानवरों में भी होता है। तो मेनली बीमारी किसकी है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, लेकिन पोल्ट्री में ये बीमारी किसकी है? पाचन तंत्र की है, इसलिए वहां ये फैलेगी किससे? मल के रास्ते से। पोल्ट्री में यह बीमारी किसकी है? पाचन तंत्र की है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है। पाचन तंत्र की बीमारी है तो फैलाव किससे होगा भाई? बीमारी फैलेगी कैसे? तो संक्रमित मल से। ठीक है, ये अब आप ये समझ लीजिए कि अगर माना कोई बीमारी यूरिनरी सिस्टम की है तो उसका स्प्रेड किससे होगा? यूरिन के रास्ते, यानी कि वो जीवाणु बाहर कैसे जाएगा? यूरिन से। अगर कोई श्वसन तंत्र की बीमारी है तो सांस से, यानी कि छींक से या एरोसोल ड्रॉपलेट से। और अगर कोई बीमारी पाचन तंत्र की है तो मल के रास्ते। ठीक है, तो इसमें तो कोई
मुद्दा ही नहीं है। आप ये याद रखेंगे कि नॉर्मली ट्यूबरकुलोसिस रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है, इसलिए एरोसॉल ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलेगी। लेकिन पोल्ट्री में चूंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है, इसलिए ये मेनली मल के रास्ते, फेसेस के रास्ते फैलती है। ठीक है भाई। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, गाय भैंस में। ठीक है, तो अब आप देखिए, हम बात कर रहे हैं गाय में लक्षण क्या होंगे। ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस के लक्षणों की बात करेंगे हम गाय भैंस में। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि जैसे माना ये लंग्स हैं। ठीक है ना, ये जैसे माना लंग्स हैं। ठीक है, ये लंग्स है माना। तो लंग्स में होता क्या है, लंग्स के अंदर ट्यूबरकल जैसी ग्रोथ होने लग जाती है। इस तरीके से गांठें बन जाती हैं। क्या हो जाती हैं, गांठें बन जाती हैं। इनको हम बोलते हैं ट्यूबरकल। क्या बोल रहे हैं इसको, ट्यूबरकल बोलते हैं। तो लंग्स के अंदर ट्यूबरकल जैसी गांठ बन जाती हैं। और फिर क्या होता है, ट्यूबरकल जैसी गांठ बन गई लंग्स में, और इन गांठों के अंदर क्या होगा, जो बीच की कोशिकाएं हैं वो मृत हो जाती हैं। जैसे ये माना ट्यूबरकल है, तो ट्यूबरकल के अंदर जो कोशिकाएं हैं ये सब क्या हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, मृत हो चुकी हैं। ठीक है, और ये कोशिकाएं जब मृत हो चुकी हैं, तो इन कोशिकाओं के बीचों बीच जमाव होता है किसका, कैल्शियम का। किसका जमाव होता है, कैल्शियम का जमाव होता है। इस तरीके से कैल्शियम का क्या हो गया, जमाव। ये है कैल्शियम का जमाव, डिपोजिशन हो गया, कैल्शियम का जमाव हो गया किसमें, ट्यूबरकल में। ट्यूबरकल के बीच की कोशिकाएं मृत हो चुकी हैं और उसमें कैल्शियम का जमाव हो गया है। अब कैल्शियम का जमाव किस रूप में हुआ, मोती रूप में। कैल्शियम का जमाव किस शेप में हुआ, पर्ल शेप में, मोती के रूप में। इसलिए बीमारी को नाम दे दिया हमने क्या, पर्ल डिजीज। क्या दे दिया, पर्ल डिजीज, यानी कि मोती रोग। क्या नाम दे दिया हमने इसको, मोती रोग दे दिया। हुआ क्या है, लंग्स के अंदर भाई नॉर्मल ये सब चीजें तो होंगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाएगी, लगातार कफ वगैरह और ये सब आता रहेगा, ये तो नॉर्मल सी चीज है। मेन जो होगा, लंग्स के अंदर ट्यूबरकल जैसी गांठ बन जाएंगी, उनके मध्य की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, यानी कि डेड हो जाएंगी, और उनमें कैल्शियम का डिपोजिशन शुरू हो जाता है पर्ल शेप मैनर में, मोती नुमा संरचना में। इसलिए बीमारी को नाम दे दिया मोती रोग। क्या दे दिया भाई, मोती रोग। अब क्या होगा, लंग्स के अंदर जो मैक्रोफेज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डस्ट सेल। ठीक है ना, तो क्या होगा, लंग्स के अंदर जो मैक्रोफेज हैं, लंग्स की जो मैक्रोफेज हैं, वो सब के सब मैक्रोफेज, जैसे ये एक मैक्रोफेज है, ये दूसरी मैक्रोफेज है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये सब मैक्रोफेज मिलकर संक्रमण को रोकने के लिए एक बड़ी कोशिका का निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैंगहैंस जियांट सेल। क्या बोलते हैं, लैंगहैंस जियांट सेल, लैंगहैंस जियांट सेल, लैंगहैंस जियांट कोशिका ये बन गई, ताकि ये ज्यादा मात्रा में भक्षण कर सके। ठीक है, तो ये गाय के अंदर हम लक्षणों की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, अब देखिए क्या क्या सिम्टम है गाय में, अगर हम देखें तो एक तो क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में परेशानी हो रही है। दूसरा, रेस्पिरेशन की जो रेट है वो बढ़ गई है। तीसरा क्या होगा, लगातार कफ आएगा। ठीक है, ये तो कॉमन सी चीजें हो गई। और क्या हुआ, लंग्स के अंदर ट्यूबरकल जैसी गांठ बन गई, और इन गांठों के अंदर मध्य की कोशिकाएं क्या हो चुकी हैं, मृत, और उनमें कैल्शियम का क्या हो गया, जमाव। किस रूप में, मोती रूप में। इसलिए बीमारी को नाम दे दिया हमने मोती रोग। होता क्या है कि इन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए पहले तो मैक्रोफेज इनका भक्षण करेंगी, फैगोसाइटोसिस करेंगी, और फिर उसके पश्चात जब प्रॉपर फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो ये सब के सब मैक्रोफेज आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी,
और एक जियांट सेल यानी कि एक विशालकाय कोशिका बनाएंगी, जिसको हमने नाम दे दिया लैंगेंस जियांट सेल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि लैंगेंस जियांट सेल ये कौन सी बीमारी में देखने को मिलती है, तो लैंगेंस जियांट सेल किस में देखने को मिलती है भाई, ये देखने को मिलती है ट्यूबरकुलोसिस में। ठीक है, तो लैंगेंस जियांट कोशिकाएं बनेंगी। बीमारी चूंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की है इसलिए एरोसोल ड्रॉपलेट के द्वारा फैलेगी, और पोल्ट्री में बीमारी पाचन तंत्र की है इसलिए मच्छर द्वारा फैलेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब यहां बात आती है कि जितने भी माइकोबैक्टीरियम है, चूंकि माइकोबैक्टीरियम कैसे जीवाणु हैं, एसिड फास्ट जीवाणु हैं। कैसे जीवाणु हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं। इसलिए एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड। तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी, ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगी रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड, या आइसोनिकोटिनिक एसिड भी कह सकते हैं हम। ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ये किसके लिए है ड्रग ऑफ चॉइस, एसिड फास्ट जीवाणु के लिए। तो चाहे टीबी का जीवाणु हो चाहे पैरा ट्यूबरकुलोसिस का जीवाणु हो, ड्रग जो है वो सेम है। अच्छा, बोलते क्या है, तो टीबी को हम क्या बोलते हैं, क्षय रोग, या क्या बोल रहे हैं, मोती रोग, पर्ल डिजीज। अब बात आती है कि भाई अगर ट्यूबरकुलोसिस की जांच करनी हो, टीबी की जांच करनी हो, तो जनरली टीबी की जांच के लिए हम 2 टेस्ट काम में लेते हैं। ठीक है ना, और वैसे हम टेस्ट एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे, तो अभी इनको छोड़ ही दीजिए आप। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस और ये सब हम डिस्कस करेंगे, टेस्ट हम एक साथ लेंगे सबका। ठीक है, हाँ। तो ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग बोल रहे हैं या पर्ल डिजीज बोल रहे हैं, गाय में हो रही है माइकोबैक्टीरियम बोविस से, और मानव में ट्यूबरकुलोसिस से, और पोल्ट्री में एवियम से। ये माइकोबैक्टीरियम एसिड फास्ट होते हैं, इनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड। जानवरों में रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है तो एरोसोल ड्रॉपलेट से फैलेगी, पोल्ट्री में पाचन तंत्र की बीमारी है तो मल से फैलेगी। ठीक, अब देख लो आप, नेक्स्ट, गाय में लक्षण की सांस लेने में तकलीफ होगी और रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाएगी, लंग्स के अंदर ट्यूबरकल जैसी गांठ बनेंगी, उनके मध्य की कोशिकाएं नष्ट होंगी, फिर उसमें कैल्शियम का जमाव होगा, मोती रूप में होगा, इसलिए बोलेंगे मोती रोग, पर्ल डिजीज। अब फेगोसाइटोसिस यानी कि जीवाणुओं को भक्षण करने के लिए, खाने के लिए मैक्रोफेज हैं, डस्ट सेल, ये सब आपस में मिल जाती हैं और बना देती हैं लैंगेंस जियांट सेल। तो लैंगेंस जियांट सेल किस में देखने को मिलती है, तो ट्यूबरकुलोसिस में यानी कि टीबी में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भाई किसकी, ट्यूबरकुलोसिस की। किसकी बात हो गई, ट्यूबरकुलोसिस की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैरा ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो 7वां पॉइंट हो गया हमारा पैरा ट्यूबरकुलोसिस। क्या हो गया भाई, पैरा ट्यूबरकुलोसिस। क्या हो गया, पैरा ट्यूबरकुलोसिस। तो शॉर्ट में क्या बोल दिया हमने, पैरा टीबी। क्या बोल दिया, पैरा टीबी। पैरा ट्यूबरकुलोसिस को ही हम क्या बोलते हैं, जोन्स डिजीज। क्या बोलते हैं भाई, जोन्स डिजीज बोलते हैं, जेडी। ठीक है ना, जोन्स डिजीज। और इसी को हम बोलते हैं क्रोनिक बेसिलरी डिसेंट्री। क्या बोलते हैं, क्रोनिक बेसिलरी डिसेंट्री, क्रोनिक बेसिलरी डिसेंट्री, CBD, क्रोनिक बेसिलरी डिसेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो कि ये हो गई भाई क्या, पैरा ट्यूबरकुलोसिस। पैरा ट्यूबरकुलोसिस को ही हम पैरा टीबी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जोन्स डिजीज, और इसी को बोलते हैं क्रोनिक बेसिलरी डिसेंट्री, CBD। ठीक है, ये इसके उपनाम हो गए। अब देखिए, बात आती है कि भाई बीमारी होगी किससे, तो बीमारी होगी किससे, माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस से। किससे, माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस से। चूंकि माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम एक एसिड फास्ट जीवाणु है, क्योंकि यह एक एसिड फास्ट जीवाणु है, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस वही सेम हो जाएगी रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड। रिफाम्पिसिन और
आइसोनियाजिड। आइसोनिकोटिनिक एसिड भी हो सकती है, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड आप याद रखेंगे। ठीक है भाई, तो क्या बात हो गई, तो ट्यूबरकुलोसिस हो रही है माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस से, और माइकोबैक्टीरियम जितने भी हैं वो एसिड फास्ट जीवाणु हैं, और एसिड फास्ट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड। तो टीबी और पैरा टीबी का ट्रीटमेंट लगभग एक जैसा है। ठीक है, अब टीबी तो मेनली किसकी डिजीज थी, श्वसन तंत्र की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। पैरा ट्यूबरकुलोसिस मेनली डिजीज है पाचन तंत्र की। किसकी डिजीज है, पाचन तंत्र की। होता क्या है, इसमें डायरिया होता है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, और लंबे समय तक दस्त रहते हैं, क्रोनिक डायरिया होता है इसमें। तो लंबे समय तक दस्त जब लगेंगे तो शरीर के अंदर पानी की क्या हो जाएगी, कमी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, अब बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में कैसे फैलेगी भाई, तो जब भी जानवर मल त्याग करेगा, उस मल से संक्रमित कोई भोजन है या पानी है, उसको अगर कोई दूसरा जानवर पीता है या खाता है तो उसमें बीमारी फैल सकती है। ठीक है, और जॉन्स डिजीज में या पैराट्यूबरकुलोसिस में जब कभी भी डेथ होती है, तो डेथ के बाद जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो इसका एक पैथोग्नोमोनिक लीजन है जिससे तुरंत पता चलता है कि डेथ किससे हुई है, पैरा टीबी से। और वो है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर कोरुगेशन देखने को मिलता है, यानी कि झुर्रियां देखने को मिलती हैं, और वहां पर कंजेशन हो जाता है, यानी कि ब्लड का जमाव हो जाता है। ठीक है, तो हम यहां बात कर लेते हैं कि भाई लक्षण क्या होंगे। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, लक्षणों की। तो पहला पॉइंट तो यह है कि यह बीमारी है किसकी, बीमारी है किसकी भाई, पाचन तंत्र की। किसकी बीमारी है, पाचन तंत्र की बीमारी है। तो अब जब पाचन तंत्र की बीमारी है तो पूछ लिया जाए कि फैलेगी कैसे, तो फैलाव कैसे होगा, तो जब भी जानवर मल त्याग करेगा उसके अंदर बैक्टीरिया रहेगा। अब मल त्याग की फसल के अंदर, ठीक, खेत में फसल है और उसमें मल खेत के, या फिर कहीं पानी भरा हुआ है उसमें मल त्याग कर दिया, उस पानी को या उस भोजन को जब जानवर दूसरा ग्रहण करेगा तो संक्रमण उसमें चला जाएगा। तो बीमारी का फैलाव किसकी वजह से हुआ, मल से संक्रमित भोजन व पानी ग्रहण करने की वजह से। तो कुल मिला के कहानी कहां से है, मल से है। जो भी पाचन तंत्र की बीमारी है उसमें से मेनली संक्रमण कहां से फैलेगा, मल के रास्ते फैलेगा। ठीक है, तो ये तो दूसरे जानवरों में कैसे हुआ, और नॉर्मली पूछा जाए कि इसका कारक क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस, और बीमारी फैलती किसकी वजह से, तो मल की वजह से। ठीक है, अब क्या होगा, लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं वो देखिए आप। पैरा टीबी के सिम्टम क्या हैं, लक्षण क्या हैं। ठीक है, तो देखो, एक तो क्या हो रहा है, जब डायरिया हो रहा है तो वो कैसा हो रहा है, क्रोनिक डायरिया हो रहा है, क्रोनिक डायरिया, यानी कि दस्त जो लग रहे हैं वो लंबे समय तक दस्त हो रहे हैं। लंबे समय तक दस्त लगेंगे तो क्या कंडीशन होगी, डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी, यानी कि शरीर से पानी की क्या हो जाएगी, बहुत कमी हो जाएगी। ठीक है भाई, अब बात आती है कि जब क्रोनिक डायरिया हो रहा है और शरीर के अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी आ गई है तो डेथ भी हो सकती है। अब अगर माना क्या हो जाए, डेथ, तो हम यहां बात करेंगे कि मृत्यु के पश्चात क्या लीजन देखने को मिलेंगे पोस्टमार्टम करने पर। तो लीजन देखने को मिलते हैं, जो छोटी आंत और बड़ी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर क्या देखने को मिलता है, कोरुगेशन देखने को मिलता है। कोरुगेशन का मतलब होता है कि वहां चीजें क्या हो जाएंगी, एक तो पूरा का पूरा एरिया कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा, और वहां क्या हो जाएगा, कंजेशन, यानी कि ब्लड का जमाव हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर अगर कोरुगेशन देखने को मिल रहा है तो ये पैथोग्नोमोनिक लीजन है किसका, पैराट्यूबरकुलोसिस का। इसका मतलब डेथ किससे हुई है, पैरा टीबी से हुई है। ठीक है भाई,
अब जब हम बात कर रहे हैं छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर, तो आप देखो कि छोटी आंत है ये माना, ठीक है, ये माना क्या है, छोटी आंत, और ये छोटी आंत का एंड का पार्ट हो गया जिसको हमने क्या बोल दिया, इलियम, और ये है बड़ी आंत का हिस्सा, ये है बड़ी आंत का हिस्सा, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, इलियम, और ये क्या हो गया, सीकम। सीकम कोलोन रेक्टम ये बड़ी आंत के भाग हैं, और ड्यूडेनम जजनम इलियम ये छोटी आंत के भाग हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी कोरुगेशन देखने को मिल रहा है वो कहां देखने को मिल रहा है, इलियम और सीकम के जंक्शन पर। तो हम ये कह सकते हैं कि इलियो सीकल जंक्शन पर क्या हो रहा है, कोरुगेशन। इलियम और सीकम के जंक्शन पर कोरुगेशन हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर हो रहा है, क्योंकि छोटी आंत का अंतिम हिस्सा होता है इलियम और बड़ी आंत का पहला हिस्सा होता है क्या, सीकम, ठीक है। तो इलियोसीकल ओरिफिस पर यानी कि इलियम और सीकम के जंक्शन पर कोरुगेशन देखने को मिलता है, ठीक है भाई। तो ये तो बात हो गई पोस्टमार्टम करने पर। तो आप देख लो एक बार, पैराट्यूबरकुलोसिस को पैराटीबी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जॉन्स डिजीज यानी कि जेडी, और इसी को बोलते हैं क्रोनिक बेसिलरी डिसेंट्री सीवीडी। बीमारी होती किससे है, माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस से। क्योंकि ये एक एसिड फास्ट जीवाणु है, इसलिए एसिड फास्ट जीवाणुओं के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, रिपाम्पिसिन और आइसोनियाजेड। जितने भी माइकोबैक्टीरियम है सब एसिड फास्ट हैं, सबके लिए ड्रग ऑफ चॉइस यही है। बीमारी किसकी है, मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम की है, इसलिए फैलेगी किसकी वजह से, मल की वजह से फैलेगी। क्या हो रहा है, क्रोनिक डायरिया हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, क्रोनिक डायरिया, ठीक है, ये क्रोनिक है, क्रोनिक डायरिया, ठीक है। तो क्रोनिक डायरिया देखने को मिल रहा है, यानी कि लंबे समय तक डायरिया देखने को मिलेगा, तो शरीर में पानी की क्या होगी, कमी, और डेथ होती है तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर कोरुगेशन देखने को मिलेगा, यानी कि वहां चीजें बिल्कुल झुर्रीदार हो जाएंगी और कंजेशन हो जाएगा, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई, इलियम और सीकम के जंक्शन पर कोरुगेशन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब डेथ किससे हुई है, पैराट्यूबरकुलोसिस से हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम ट्यूबरकुलोसिस और पैराट्यूबरकुलोसिस को समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम डिजीज पढ़ेंगे क्या भाई, नेक्स्ट हम डिजीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिजीज है हमारे सिलेबस में 8वां पॉइंट है लेप्टोस्पाइरोसिस। क्या है, लेप्टोस्पाइरोसिस। क्या है भाई, लेप्टोस्पाइरोसिस। अब समझना, लेप्टोस्पाइरोसिस जो है होती किससे, लेप्टोस्पाइरा से होती। कारक क्या है, लेप्टोस्पाइरा स्पीसीज, लेप्टोस्पाइरा स्पीसीज से होगी, चाहे लेप्टोस्पाइरा पोमोना हो, चाहे बाइफ्लेक्सा हो, चाहे एंटेरोगन्स हो, ठीक है ना। आप तो सिर्फ कितना याद रखेंगे, लेप्टोस्पाइरा याद रखेंगे, जिसमें कई सारी स्पीसीज हैं, लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगन्स, लेप्टोस्पाइरा पोमोना, लेप्टोस्पाइरा बाइफ्लेक्सा, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। तो लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारी किससे हो रही है, लेप्टोस्पाइरा से हो रही है। अब समझिए, लेप्टोस्पाइरा जो है ये एक्चुअली में क्या है, लेप्टोस्पाइरा एक्चुअली में एक स्पाइरोकीट है, यानी कि इसकी संरचना कैसी होती है, धागे नुमा होती है, ठीक है, स्पाइरोकीट है। या हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, रिकेट्सिया जैसी है। कैसी है भाई, रिकेट्सिया जैसी। तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो रहती है लेप्टोस्पाइरा के लिए, ड्रग ऑफ चॉइस ये है डाई हाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन, डाई हाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या है, डाई हाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन, किसमें, लेप्टोस्पाइरा में, ठीक है भाई। अब देखिए कि लेप्टोस्पाइरा में हो क्या क्या रहा है वो हमें समझना है। लेप्टोस्पाइरा जो है वो मेनली जो ये बीमारी है, ये बीमारी मुख्यतः दिक्कत किस में दे रही है, यूरिनरी सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में,
तो बीमारी का फैलाव किसकी वजह से होगा? यूरिन की वजह से, यानी कि लेप्टोस्पायरा बाहर किसकी वजह से आएगा? किसके रास्ते आएगा? यूरिन के रास्ते, यूरिन के द्वारा इन्फेक्शन जो है वो फैलेगा। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम में मेनली दिक्कत आ रही। ठीक है भाई, अब देखिए लेप्टोस्पायरा चूंकि ये एक जोनोटिक डिजीज है, क्या है? लेप्टोस्पायरा एक जोनोटिक डिजीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बीमारी है वो जानवरों से मानव में फैल सकती है या मानव से जानवरों में फैल सकती है, लेकिन मेनली जानवरों की बीमारी है तो जानवरों से मानव में फैलती है। मानव में इस बीमारी को क्या कहा जाता है? राइस फील्ड वर्कर्स डिजीज कहा जाता है। राइस फील्ड वर्कर्स डिजीज, यानी कि जो लोग चावल के खेतों में काम करते हैं उनमें इस बीमारी की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि चावल के खेतों में पानी ज्यादा देना पड़ता है, और जब भी लेप्टोस्पायरोसिस से संक्रमित कोई भी जानवर वहां यूरिनेशन करेगा तो लेप्टोस्पायरा उस पानी में जीवित रहेगा। ठीक है, तो राइस फील्ड वर्कर्स डिजीज कहा जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? शुगर कैन वर्कर्स डिजीज। शुगर कैन वर्कर्स डिजीज क्या बोलते हैं? शुगर कैन वर्कर्स डिजीज, यानी कि जो लोग गन्ने के खेतों में काम करते हैं उनमें यह बीमारी सामान्यतः देखने को मिलती है, क्योंकि गन्ने के खेतों में भी पानी हमें ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, तो चूंकि यूरिन के रास्ते लेप्टोस्पायरा बाहर आएगा, इसलिए जो लेप्टोस्पायरा है वो जीवित रहता है किसमें? लिक्विड मीडियम में या पानी में या यूरिन में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि चावल के खेतों में जो लोग काम करते हैं उनमें इस बीमारी की संभावना ज्यादा रहती है, और गन्ने के खेतों में जो लोग काम करते हैं उनमें इस बीमारी की संभावना ज्यादा रहती है। तो मानव के अंदर इसको राइस फील्ड वर्कर्स डिजीज और शुगर कैन वर्कर्स डिजीज कहा जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए, अब यहां बात आती है कि और इसको क्या क्या बोला जाता है। ये तो हम बोल रहे हैं जनरली किसमें? मानव के अंदर। ये तो हम किसमें बोलते हैं? ये तो हम इसको बोलते हैं मानव में। मानव में क्या बोलते हैं? लेप्टोस्पायरोसिस को राइस फील्ड वर्कर्स डिजीज और शुगर कैन वर्कर्स डिजीज। अब अगर हम बात करें कि इसके और नाम क्या हैं, तो इसके और जो नाम हैं वो आप देख लेंगे। एक तो इसको हम बोलते हैं व्हील्स डिजीज। क्या बोलते हैं? व्हील्स डिजीज बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं कैनाइन टाइफस। क्या बोलते हैं? कैनाइन टाइफस। और इसी को कुत्ते के अंदर क्या बोला जाता है? स्टटगर्ट डिजीज। स्टटगर्ट डिजीज कहा जाता है किसमें? कुत्ते में। तो मेनली जो इन्फेक्शन हो रहा है वो ज्यादा दिक्कत किसमें आती है? कुत्ते में आती है। ठीक है, तो कैनाइन टाइफस बोलते हैं, व्हील्स डिजीज बोलते हैं, स्टटगर्ट डिजीज बोलते हैं, और मानव के अंदर राइस फील्ड वर्कर्स डिजीज और शुगर कैन वर्कर्स डिजीज, यानी कि जो लोग चावल के खेतों में, गन्ने के खेतों में जो लोग काम करते हैं उसमें उनमें इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। ठीक, सिम्टम की बात कर लेते हैं भाई, लक्षण क्या क्या होंगे। तो देखिए, अगर हम लक्षणों की बात करें एनिमल्स में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो देखो, एक तो तेज बुखार आएगा। ठीक है, बुखार आता है तेज, और क्या होगा? हीमोग्लोबिन यूरिया होगा। हीमोग्लोबिन यूरिया कंडीशन होगी। हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब हीमोग्लोबिन किस में आएगा? यूरिन में बाहर आएगा। हीमोग्लोबिन जब यूरिन में आएगा तो यूरिन कैसा हो जाएगा? कॉफी कलर का यूरिन हो जाएगा। कॉफी कलर का यूरिन। अब आप देखो, हीमोग्लोबिन यूरिन में आएगा कब? जब आरबीसी टूटेगी। ठीक है ना? अब जब हीमोग्लोबिन बाहर आ रहा है तो हीमोग्लोबिन जब ज्यादा टूटेगा, हीमोलाइसिस जब ज्यादा होगी, तो हीमोलाइसिस ज्यादा होगी तो बिलिरुबिन की मात्रा भी क्या होगी? बढ़ेगी। किसकी मात्रा बढ़ेगी? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी। तो अगर बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगी तो इसी सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं? जॉन्डिस। क्या बोल देते हैं भाई? जॉन्डिस या पीलिया। तो जॉन्डिस या पीलिया देखने को मिलेगा। हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन के टूटने से ही बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, ये सब हीमोग्लोबिन से ही बनते हैं टूटने से। ठीक है, तो बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन जब ब्लड में बढ़ने लगेगी तो इसी को हम बोलते हैं पीलिया या जॉन्डिस। हीमोग्लोबिन यूरिया होगा,
तो कॉफी कलर का यूरिन जो है वो बाहर आएगा। और अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो थर्ड ट्राइमेस्टर में या अंतिम ट्राइमेस्टर में क्या हो जाएगा, गर्भपात। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अंतिम ट्राइमेस्टर में क्या हो जाएगा, अबॉर्शन, अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो। ठीक है, अबॉर्शन हो गया। अब मेनली इसमें समस्या किस में आती है, कुत्ते में आती है। कुत्ते के अंदर किडनी में इन्फेक्शन होता है बहुत जबरदस्त। किडनी में इन्फेक्शन होगा तो जो यूरिया है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है किसमें, रक्त में, जिसको हम बोलते हैं यूरेमिया कंडीशन, और कोमा जैसी स्थिति हो जाती है किसमें, कुत्ते में, और कुत्ते की डेथ जो है उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो हम अलग से इसमें देखेंगे कुत्ते के अंदर लेप्टोस्पायरोसिस, अलग से देखेंगे कुत्ते में लेप्टोस्पायरोसिस। तो कुत्ते में लेप्टोस्पायरोसिस में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं वो देखिए आप। एक तो क्या हो रहा है कि मेनली इन्फेक्शन किस में हो रहा है, किडनी में। किडनी में संक्रमण हुआ, किडनी में संक्रमण हुआ तो यूरिया जो है, यूरिया की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ गई, ब्लड में बढ़ गई। इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेमिया। ईमिया का मतलब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना। जब यूरिया की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी तो कोमा जैसी स्थिति हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं स्टटगर्ट डिजीज। क्या बोलते हैं, स्टटगर्ट डिजीज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टटगर्ट डिजीज किसे कहा जाता है, लेप्टोस्पायरोसिस को कहा जाता है। किस में कहा जाता है, कुत्ते में कहा जाता है। ठीक है भाई, दोबारा से देख लेंगे एक बार। तो ये तो बात हो गई किसकी, लेप्टोस्पायरोसिस की। तो लेप्टोस्पायरोसिस हम डिस्कस कर रहे हैं कि लेप्टोस्पायरोसिस जो है वो होती किससे है, लेप्टोस्पायरा स्पीसीज से होती है। अब देखिए लेप्टोस्पायरोसिस में लेप्टोस्पायरा के अगेंस्ट में हम क्या देते हैं, डाइहाइड्रोस्ट्रिप्टोमाइसिन। यूरिनरी सिस्टम में मेनली इन्फेक्शन होता है तो लेप्टोस्पायरा जो बाहर आएगा वो यूरिन के रास्ते बाहर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज है तो जानवरों से मानव में फैल सकती है। राइस फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलती है, गन्ने के खेतों में जो लोग काम करते हैं उनमें ज्यादा संभावना रहती है। तो मानव के अंदर राइस फील्ड वर्कर्स डिजीज और शुगर केन वर्कर्स डिजीज कहा जाता है किसको, लेप्टोस्पायरोसिस को। और क्या क्या उपनाम है जानवरों में, वेल्स डिजीज हो गया, कैनाइन टाइफस हो गया, कुत्ते में ही इसको क्या बोलते हैं, स्टटगट डिजीज। नेक्स्ट बुखार आएगा, हीमोग्लोबिन यूरिया कंडीशन होगी, हीमोग्लोबिन जब टूटने लगेगा तो पीलिया कंडीशन होगी यानी कि जॉन्डिस होगा, बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में बढ़ने लगेगी। अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो एंड का जो ट्राइमेस्टर है, अंतिम ट्राइमेस्टर जो है उसमें अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि भाई बीमारी फैलती किसकी वजह से है, तो बीमारी किसकी वजह से फैल रही है, यूरिन की वजह से फैल रही है। किसकी वजह से फैल रही है, यूरिन की वजह से। तो फैलाव होगा यूरिन के द्वारा, जो भी भोजन या पानी यूरिन की वजह से संक्रमित होगा उससे ये इन्फेक्शन फैलेगा। ठीक है, तो मेनली जो ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है वो कुत्ते में होती है। किडनी में इन्फेक्शन ज्यादा होता है तो किडनी की फिल्टर करने की क्षमता पूरी गड़बड़ा जाती है और यूरिया ब्लड में बढ़ जाता है जिसको यूरीमिया कहा जाता है, कोमा की सिचुएशन हो जाती है और एनिमल की डेथ भी होती है। इसको स्टटगट डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टटगट डिजीज। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसको, लिस्टीरियोसिस को। किसको भाई, लिस्टीरियोसिस। तो अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे लिस्टीरियोसिस। ठीक सॉरी, लिस्टीरियोसिस बीमारी किससे हो रही है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन से। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन से। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन चूंकि एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, कैसा जीवाणु है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, इसके लिए इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो हो जाएगी वो हो जाएगी पेनिसिलिन। क्या हो जाएगी, पेनिसिलिन। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लिस्टीरियोसिस मेनली जो बीमारी है वो हो किससे रही है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन से।
किससे हो रही है? लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन से। और पूछा जाए कि लिस्टीरियोसिस फैलती किसकी वजह से है, तो संक्रमित साइलेज से फैलती है। किससे फैलती है? संक्रमित साइलेज से। इसलिए इस बीमारी को हम और क्या बोलते हैं? इसलिए इस बीमारी को क्या कहा जाता है? साइलेज डिजीज कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? लिस्टीरियोसिस को। क्या बोल रहे हैं? साइलेज डिजीज। ठीक है। अब ये जो बीमारी है वो मेनली किसकी है? नर्वस सिस्टम की बीमारी है। ये मेनली किसकी बीमारी है? नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम की बीमारी होगी, जानवर सर्कलिंग डिजीज शो करता है, यानी कि गोल गोल चक्कर काटने लगता है। तो एक तो क्या होती है इसमें? सर्कलिंग डिजीज होती है, यानी कि जानवर गोलाकार चक्कर काटने लगता है, इसलिए इसको सर्कलिंग डिजीज भी कहा जाता है। किसको? लिस्टीरियोसिस को। इसके अंदर मेनिंजीज में और ब्रेन में सूजन आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। मेनिंजीज में और ब्रेन में क्या आ जाती है? सूजन, जिसको हम बोलते हैं मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। और बीमारी फैलती किसकी वजह से? संक्रमित साइलेज खाने की वजह से फैलती है, इसलिए बोलते हैं साइलेज डिजीज। क्या बोलते हैं भाई? साइलेज डिजीज। और पूछ लिया जाए बीमारी मेनली किसकी है? तंत्रिका तंत्र की है। किसकी है? नर्वस सिस्टम की। तो देखो अब आप क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। बीमारी मुख्यतः किसकी है? तंत्रिका तंत्र की है, नर्वस सिस्टम की बीमारी है। जब भी तंत्रिका तंत्र की कोई बीमारी होगी तो एनिमल के पोस्चर में, उसके चाल में गड़बड़ी जरूर आएगी। क्या आएगी? उसकी चाल में गड़बड़ी जरूर आएगी भाई। अब तंत्रिका तंत्र की अगर बीमारी है तो क्या समस्या हो रही है? मेनिंजीज में और ब्रेन में। मेनिंजीज में और ब्रेन में क्या आ रही है? सूजन। इसको बोलेंगे मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस यानी कि मेनिंजीज में और ब्रेन में क्या आ गई? सूजन। तो मेनिंगो एंसेफेलाइटिस बोल दिया। ठीक है। अब क्या होगा? जैसे माना एक साइड का जो पोर्शन है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, उसमें लिस्टीरिया जाकर बैठ गया, तो जानवर गोलाकार चक्कर काटने लगेगा। क्या होता है? जानवर गोलाकार चक्कर काटने लगता है, इसलिए बीमारी को नाम दे दिया क्या? सर्कलिंग डिजीज। क्या दे दिया भाई? सर्कलिंग डिजीज। ठीक है। तो क्या क्या अभी तक हमने सिम्टम पढ़े हैं कि एक तो तंत्रिका तंत्र की बीमारी है, नर्वस सिस्टम की है, मेनिंजीज में और ब्रेन में सूजन आती है, जिसको बोलते हैं मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। ठीक है। और एक साइड के हेमीस्फीयर में जब वो जाकर जमा हो जाएगा लिस्टीरिया, तो जानवर गोलाकार चक्कर काटने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं सर्कलिंग डिजीज। और क्या होता है? जिस तरफ जाकर जमा हुआ है, तो आपने पढ़ा होगा शायद या सुना भी होगा कि हमारा राइट साइड का जो ब्रेन का पोर्शन है वो हमारे शरीर के लेफ्ट पोर्शन को कंट्रोल करता है, और जो ब्रेन का लेफ्ट पोर्शन है वो शरीर के राइट पोर्शन को कंट्रोल करता है। जैसे माना मैं इस हाथ से थप्पड़ मारूं किसी में, तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? ये पोर्शन। और अगर ये हाथ में चला रहा हूं तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये पोर्शन, अपोजिट। ठीक है। तो समझो आप। तो क्या हुआ? जिस साइड में ये लिस्टीरिया जमा हुआ उसके अपोजिट साइड में क्या होगा? यूनिलैटरल फेशियल पैरालिसिस। क्या सिचुएशन होगी? यूनिलैटरल फेशियल पैरालिसिस। यूनिलैटरल का मतलब एक साइड में, फेशियल का मतलब चेहरे, और पैरालिसिस यानी कि लकवा, यानी कि चेहरे के एक तरफ क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा, एक साइड में पैरालिसिस हो जाएगा। और हाइपोपायोन कंडीशन हो जाती है, यानी कि आंख का जो एंटीरियर चेंबर है उसमें पस जमा हो जाता है, बहुत भयंकर स्थिति हो जाती है। क्या स्थिति हो गई? हाइपोपायोन कंडीशन, यानी कि आंख के एंटीरियर चेंबर में, अग्रभाग में, एंटीरियर भाग में क्या जमा हो जाती है? पस जमा हो जाती है। इसको बोलते हैं हाइपोपायोन कंडीशन।
अगर जानवर प्रेग्नेंट है तो अंतिम ट्राइमेस्टर में क्या होगा? अबॉर्शन। अंतिम ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो जाएगा अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो। ठीक है। और पूछा जाए कि बीमारी होती किससे, तो लिस्टीरिया से होती है और फैलती किसकी वजह से, तो संक्रमित साइलेज खाने की वजह से फैलती है। इसको साइलेज डिजीज कहा जाता है। दोबारा से देख लेंगे भाई। लिस्टीरियोसिस बीमारी हो किससे रही है? लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन से। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। क्या है भाई? एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? पेनिसिलिन। बीमारी होती किससे है? लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन से। तो कारक तो कौन हो गया? लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन। लेकिन स्प्रेड किसकी वजह से हो रही है? संक्रमित साइलेज खाने की वजह से, इसलिए इसको बोल रहे हैं साइलेज डिजीज। चूंकि इसमें तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड ये बीमारी है, जानवर गोल गोल चक्कर काटने लगता है, इसलिए इसको सर्कलिंग डिजीज कहा जाता है। मेनिंजीज में और ब्रेन में सूजन आ जाती है, इसलिए इस बीमारी को मेनिंगो एंसेफेलाइटिस कहा जाता है। ठीक है। और क्या होगा भाई? और यूनिलैटरल फेशियल पैरालिसिस होगी, यानी कि चेहरे पर एक साइड में लकवा हो जाता है, आंख के आगे के हिस्से में पस जमा हो जाता है, और अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो अंतिम ट्राइमेस्टर में क्या हो जाएगा? अबॉर्शन। क्या हो जाएगा भाई? अबॉर्शन। ये कहानी हो गई किसकी? ये कहानी हो गई लिस्टीरियोसिस और लेप्टोस्पायरोसिस हम पढ़ चुके हैं। तो आज अभी तक हमने डिस्कस किया ट्यूबरकुलोसिस, पैराट्यूबरकुलोसिस। दोनों माइकोबैक्टीरियम से होती हैं, दोनों एसिड फास्ट जीवाणु हैं, दोनों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड है। फिर हमने लेप्टोस्पायरा और लिस्टीरिया की बात करी। लेप्टोस्पायरा स्पायरोकीट है, उसकी संरचना जो है वो धागेनुमा होती है, उसके लिए हम ड्रग की बात करते हैं डाइहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन। और लिस्टीरिया एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पेनिसिलिन है। क्या है भाई? पेनिसिलिन। ठीक है। अब इनके टेस्ट वगैरह हम सब एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक। तो हाँ, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 11वां पॉइंट, और बीमारी का नाम है, ठीक है, बीमारी का नाम है कोलीबेसिलोसिस। क्या है? कोलीबेसिलोसिस। ठीक है। पहली बात तो बीमारी किसकी वजह से होती है? इस्चेरिशिया कोलाई की वजह से होती है, इकोलाई से। चूंकि इकोलाई एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। कैसा है? ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस तो क्या हो जाएगी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब यहां बात आती है कि ये जो कोलीबेसिलोसिस बीमारी है, ये मेनली होती किस में है? तो कोलीबेसिलोसिस बीमारी जो होती है वो मेनली किस में होती है? बछड़ों में होती है। बछड़े में या बछड़ी में, जो भी है, बछड़ों में देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? तो 1 से 3 दिन की उम्र पर देखने को मिलती है। मेनली 1 से 3 दिन की उम्र पर ज्यादा देखने को मिलते हैं कोलीबेसिलोसिस के केस। और इसका एक बड़ा रीजन है बछड़े को खीस न पिलाना। एक तो बीमारी का कारक तो कौन हो गया? इस्चेरिशिया कोलाई हो गया। चूंकि ये ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, इसलिए इसका उपचार तो क्या हो गया? स्ट्रेप्टोमाइसिन। लेकिन कोलीबेसिलोसिस जो बीमारी है ये बछड़ों में देखने को मिलती है, और कब देखने को मिलती है? 1 से 3 दिन की उम्र पर। और इसका एक रीजन क्या है? बछड़े को खीस न पिलाने की वजह से, इस बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। इस बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए भाई खीस पिलानी चाहिए, क्योंकि खीस 2 काम करेगी। एक तो मल की निकासी अच्छे से करा देगी, तो इकोलाई वैसे ही संक्रमण बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा, और दूसरा एंटीबॉडी ये देगा, कौन? खीस, कोलेस्ट्रम, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। तो अगर खीस पिलाई गई है तो इस बीमारी की संभावना कम रहेगी, लेकिन अगर खीस नहीं पिलाई गई तो संभावना ज्यादा रहेगी। जो कोलीबेसिलोसिस है, इस बीमारी को ही हम क्या बोलते हैं? कोलीबेसिलोसिस को ही हम बोलते हैं काफ स्कोर। क्या बोलते हैं? इसी बीमारी को अगर हम उपनाम की बात करें तो इसी बीमारी को कहा जाता है काफ स्कोर। स्कोर का मतलब होता है दस्त लगना, काफ स्कोर बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं बछड़ों का उजला पीला दस्त। बछड़ों का उजला
पीला दस्त, और इसी को हम बोलते हैं काफ सेप्टिसीमिया। क्या बोलते हैं? काफ सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें टॉक्सिन्स जो हैं वो स्रावित करता है इकोलाई, और टॉक्सिन जो है वो ब्लड में आ जाते हैं, तो सेप्टिसीमिया कंडीशन हो रही है। ठीक है, तो काफ सेप्टिसीमिया कहा जाता है इसी बीमारी को। इसी को हम बोलते हैं काफ स्कोर, इसी को बोलते हैं बछड़ों का उजला पीला दस्त। बीमारी का कारक कौन है? इकोलाई। ये ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, तो ड्रग ऑफ चॉइस स्ट्रेप्टोमाइसिन है। और पूछा जाए बीमारी मेनली किस में होती है, तो बछड़ों में होती है। किस उम्र पर देखने को मिलती है? तो 1 से 3 दिन की ही उम्र पर देखने को मिलती है। समझना, गाय में प्रसव के तुरंत पश्चात शुरू के 3 दिन जो ज्यादा बीमारी देखने को मिलती है वो है मिल्क फीवर, और बछड़ों में जो देखने को मिलती है वो है कोलीबेसिलोसिस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इसमें भयंकर डायरिया होता है, यानी कि तेज दस्त लगेंगे। दस्त लगेंगे तो शरीर से पानी की क्या होगी? कमी। जब भी पानी की कमी होगी तो एब्डोमेन में दर्द महसूस होगा, यानी कि उदर में दर्द होगा। उदर में दर्द होगा तो जानवर ऐसे मुड़ जाएगा, तो शरीर कैसा हो जाएगा? धनुषाकार, आर्च बैक कंडीशन हो जाएगी। किसमें? बछड़े में। तो अगर हम बछड़े में लक्षणों की बात करें, बछड़े में अगर हम लक्षणों की बात करें तो क्या सिचुएशन होगी? देखो, एक तो तेज दस्त लगेंगे, डायरिया, डायरिया हुआ तो डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा? डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की क्या होगी? कमी। शरीर में पानी की कमी होगी तो शरीर कैसा हो जाएगा? शरीर हो जाएगा धनुषाकार, आर्च बैक कंडीशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर्च बैक कंडीशन। आर्च बैक या टकड़प कंडीशन। आर्च बैक या टकड़प कंडीशन हो जाती है, यानी कि शरीर कैसा हो जाएगा? धनुषाकार। इस तरीके से हो जाएगा शरीर, बछड़ा, पीठ जो है वो ऊपर उठ जाएगी, आर्च बैक कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर इस बीमारी को रोकना है तो बचाव क्या है भाई, या रोकथाम क्या है? खीस पिलाओ बछड़े को। क्या है? बछड़े को खीस पिलानी है। कितनी पिलाएं? शरीर के वजन का 10%। कितना? शरीर के वजन का 10%। अब 10% का मतलब, जैसे अगर 20 से 25 केजी का बछड़ा है तो उसको खीस कितनी पिलानी है? 2 से 2.5 लीटर खीस पिलानी है पर डे, प्रतिदिन। इसको हम और दूसरे शब्दों में क्या क्या लिख सकते हैं? 100 ml खीस पिलानी है पर केजी बॉडी वेट पर, यानी कि प्रत्येक 1 किलो शरीर के वजन पर 100 ml। तो 20 किलो पर कितनी हो गई? 2 लीटर, और 25 किलो पर कितनी हो गई? 2.5 लीटर। तो 2 से 2.5 लीटर खीस पिलाएंगे पर डे, ये समझ लो आप। आर्च बैक कंडीशन होती है या टकड़प कंडीशन हो जाती है, शरीर कैसा हो जाता है? धनुषाकार हो जाता है। अगर ये बीमारी की रोकथाम करनी है हमें तो बछड़े को खीस पिलानी है। कितनी? शरीर के वजन का 10%। अब वजन कितना है? 20 से 25 केजी, तो 2 से 2.5 लीटर खीस पिलाएंगे पर डे। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि प्रत्येक 1 केजी शरीर के वजन पर बछड़े को खीस कितनी पिलानी है? 100 ml। ठीक है भाई। अब चूंकि इसको काफ सेप्टिसीमिया बोल रहे हैं, इसका मतलब पूछ लिया जाता है कई बार कि इकोलाई के कौन कौन से स्ट्रेन हैं जिनकी वजह से ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये आपको याद रखना है भाई। बछड़े में इकोलाई के स्ट्रेन, बछड़े में कौन कौन से स्ट्रेन हैं इकोलाई के जिनकी वजह से इन्फेक्शन मेनली होता है? तो मेनली इन्फेक्शन होता है, इसलिए इन स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे? वायरुलेंट स्ट्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वायरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है, देखो, तो बछड़े में जो वायरुलेंट है वो मेनली कौन सा है? K99+,
99 प्लस है। और बीमारी तो मेनली हम बछड़े में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन सुअर की भी हम बात कर लेते हैं। पूछ लिया जाता है कई बार, सुअर में इकोलाई का वायरुलेंट स्ट्रेन कौन सा है? वायरुलेंट स्ट्रेन कौन कौन से हैं? तो सुअर के अंदर दो हैं, के 88 प्लस और के 99 प्लस। के 88 प्लस और के 99 प्लस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मेनली आप ये याद रखेंगे कि बछड़े में किससे होती है, मेनली कौन सा स्ट्रेन है, के 99 प्लस है, और सुअर में 88 प्लस और 99 प्लस दोनों वायरुलेंट स्ट्रेन है। ठीक है, खैर ये तो बहुत ज्यादा डीप में हो गया, ये आपके काम की चीज नहीं है। आप इतना सा याद रखिए कि कोलीबेसिलोसिस जो है वो मेनली बछड़े की बीमारी है। शुरू के 3 दिन ज्यादा देखने को मिलती है, और इसका बड़ा रीजन है भाई, कारक तो इकोलाई है, लेकिन जब हम बछड़े को खीस नहीं पिलाएंगे तो ही इकोलाई संक्रमण ज्यादा करेगा। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कोलीबेसिलोसिस को हम बोलते हैं काफ स्कोर, यानी कि बछड़ों में क्या हो रहा है, दस्त लग रहा है, बछड़ों का उजला पीला दस्त या काफ सेप्टिसीमिया। तेज दस्त लगेंगे, शरीर में पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन, शरीर कैसा हो जाएगा, धनुषाकार, आर्च बैक कंडीशन हो जाएगी। इस तरीके से आर्च बैक कंडीशन या टक्ड अप कंडीशन हो जाती है। अगर इसको रोकना है या इससे बचाव करना है तो खीस पिलाओ बछड़े को। कितना, शरीर के वजन का 10%, यानी कि 100 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें खीस पिलानी है। और पूछ लिया जाए कि वायरुलेंट स्ट्रेन कौन कौन सी है, तो बछड़े में तो के 99 प्लस है, और अगर सुअर की बात करें तो के 99 प्लस और के 88 प्लस दोनों है। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई किसकी, कोलीबेसिलोसिस। ठीक है, तो कोलीबेसिलोसिस हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमने शुरुआत में देखा था, तो 2 डिजीज हमारी और इसमें बची हुई हैं, वो हमें डिस्कस करनी है एक बार, और फिर आप देखेंगे। नेक्स्ट 11वीं जो डिजीज है हमारी, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, एंटेरोटॉक्सीमिया। क्या पढ़ेंगे भाई, एंटेरोटॉक्सीमिया, फड़किया रोग। देखिए, एंटेरोटॉक्सीमिया, एंटेरोटॉक्सीमिया, इसी को बोलते हैं ईटी, शॉर्ट में क्या बोल दिया, ईटी। इसी को बोलते हैं फड़किया रोग। क्या बोलते हैं, फड़किया रोग। और ये बीमारी मुख्यतः किस में होती है, तो ये बीमारी मुख्यतः होती है किसमें, भेड़ में। और पूछा जाए कि मुख्यतः कौन से सीजन में होती है, तो मेनली होती है किसमें, वर्षा ऋतु में। मेनली होती है बीमारी मानसून सीजन में। इसलिए पूछा जाए टीकाकरण कब करेंगे, तो वैक्सीनेशन कब करेंगे, मई जून में करेंगे, यानी कि मानसून से पहले। तो ये तो सीधी बात हो गई। एंटेरोटॉक्सीमिया, शॉर्ट में बोल दिया ईटी, या बोलते हैं फड़किया रोग। मेनली बीमारी है भेड़ की, मेनली होती है मानसून सीजन में, इसलिए टीकाकरण मानसून से पहले करेंगे, मई जून में। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है क्या, एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरो का मतलब होता है आंत, इंटेस्टाइन में। टॉक्सिन का मतलब होता है विषाक्त पदार्थ। टॉक्सिन का क्या मतलब है, विषाक्त पदार्थ। और ईमिया का मतलब है रक्त में। ईमिया का क्या मतलब है, रक्त में। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही है, उसके अंदर क्या है, टॉक्सिन हैं, विषाक्त पदार्थ हैं। अब यहाँ कहानी की शुरुआत हम कर रहे हैं कि एंटेरोटॉक्सीमिया जो होती है बीमारी, वो किससे होती है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस से होती है। किससे होती है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस से। और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के जो हम टाइप पढ़ेंगे, वो हम ए से लेकर पढ़ेंगे ई तक। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप ए बी सी डी ई, ठीक है ना। तो बीमारी किससे होती है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस से। और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस चूंकि एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, कैसा जीवाणु है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। जितने भी क्लोस्ट्रीडियम है सब क्या है, ग्राम पॉजिटिव, इसलिए सबके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी, पेनिसिलिन। क्या हो जाएगी भाई, पेनिसिलिन। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ये जो एंटेरोटॉक्सीमिया है, ये जो फड़किया रोग है, ये मेनली बीमारी किसकी है, भेड़ों की है। और मेनली कब होती है,
तो मेनली होती है मानसून सीजन में, इसलिए वैक्सीनेशन कब करेंगे, मानसून से पहले करेंगे, यानी कि मई में। ठीक है, इस नाम का क्या मतलब है? एंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, टॉक्सिन का मतलब होता है विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिन, और ईमिया का मतलब होता है रक्त में, यानी कि आंतों में जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसके अंदर टॉक्सिन्स हैं, विषाक्त पदार्थ हैं। किसके? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के। और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस हम बात करेंगे टाइप ए बी सी डी ई। ठीक है, तो अब हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि भाई एंटेरोटॉक्सीमिया के प्रकार कौन कौन से हैं और वो किस किस कारक से होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंटेरोटॉक्सीमिया के प्रकार कौन कौन से हैं और उनके कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एंटेरोटॉक्सीमिया में सबसे पहले येलो लैम्ब डिजीज। येलो लैम्ब डिजीज, अब नाम से ही पता चल रहा है कि येलो लैम्ब डिजीज, भाई डिजीज मेनली किस में होगी? मेमने में, मेमनों में देखने को मिलेगी येलो लैम्ब डिजीज। और कारक क्या है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप ए से होती है। किससे होती है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप ए से येलो लैम्ब डिजीज। ठीक है, दूसरा हो गया लैम्ब डिसेंट्री। दूसरी बीमारी हम पढ़ेंगे लैम्ब डिसेंट्री। इसमें क्या होगा? लैम्ब के अंदर मेमनों में ही क्या हो रहा है? दस्त लग रहे हैं जिसमें ब्लड भी आ रहा है, लैम्ब डिसेंट्री हो रही है। ये किससे होती है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप बी से होती है। किससे होती है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप बी से लैम्ब डिसेंट्री हो गई। एक बीमारी हम पढ़ते हैं भेड़ में स्ट्रक। भेड़ में डिजीज पढ़ेंगे स्ट्रक। भेड़ में स्ट्रक डिजीज, भेड़ में जो स्ट्रक डिजीज है ये किससे हो रही है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप सी से। किससे? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप सी। और चौथी हम पढ़ेंगे भेड़ में पल्पी किडनी डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्पी किडनी डिजीज। ये होती है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप डी से, और यही सबसे ज्यादा खतरनाक है इसमें। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि भाई एंटेरोटॉक्सीमिया के प्रकार कौन कौन से हैं और वो किस किस से होती है। येलो लैम्ब डिजीज होती है टाइप ए से, लैम्ब डिसेंट्री होती है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप बी से, स्ट्रक होती है टाइप सी से, और पल्पी किडनी डिजीज होती है किससे? टाइप डी से। किससे होती है भाई? टाइप डी से। और इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एंटेरोटॉक्सीमिया। क्या बोलते हैं भाई? एंटेरोटॉक्सीमिया। तो अब हमें यह समझना है कि पल्पी किडनी डिजीज में होता क्या है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक इसमें यही है। सबसे ज्यादा अगर डेथ होती हैं तो वो इसी की वजह से होती हैं। ठीक है, तो देखो आप भेड़ में पल्पी किडनी डिजीज, भेड़ में जो पल्पी किडनी डिजीज है, इस पल्पी किडनी डिजीज को ही हम और क्या बोलते हैं? ओवर ईटिंग डिजीज। इसी को क्या बोल रहे हैं? ओवर ईटिंग डिजीज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ही हुआ कि ज्यादा मात्रा में भोजन ग्रहण करने की वजह से होती है। तो इसका रीजन क्या हो गया? कारण ज्यादा मात्रा में दाना खाने की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? ज्यादा मात्रा में दाना खाने की वजह से, कंसंट्रेट ज्यादा खाने की वजह से, दाना ज्यादा खाने की वजह से, इसलिए बोल रहे हैं ओवर ईटिंग डिजीज। तो जब दाना ज्यादा खाया जाएगा तो क्या कंडीशन होगी? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, इसको बोलेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपर ग्लाइसीमिया। यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, हाइपर ग्लाइसीमिया। और हाइपर ग्लाइसीमिया जब कंडीशन होगी
तो ग्लूकोज यूरिन के रास्ते बाहर आने लगेगा, जिसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसूरिया। यानी कि ग्लूकोज जो है वो यूरिन के रास्ते बाहर आ रहा है, ग्लाइकोसूरिया। अब ये सब काम किडनी से हो रहा है, तो किडनी कैसी हो जाएगी? किडनी हो जाएगी सॉफ्ट और फ्राइबल। किडनी सॉफ्ट हो जाती है और फ्राइबल हो जाती है, किडनी हो जाएगी मुलायम। तो इसको हम बोलते हैं पल्पी किडनी डिजीज या ओवर ईटिंग डिजीज। किडनी कमजोर हो जाती है, उसके कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम। किसकी वजह से हो रही है? ज्यादा मात्रा में दाना खाने की वजह से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हाइपर ग्लाइसीमिया कंडीशन होगी, फिर ग्लूकोज यूरिन में आने लगेगा तो ग्लाइकोसूरिया कंडीशन होगी। और जब कभी भी ग्लूकोज किडनी से फिल्टर होकर आता है तो किडनी जो है उसके कार्य करने की क्षमता डाउन हो जाती है, किडनी मुलायम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। इसी को बोलते हैं पल्पी किडनी डिजीज या ओवर ईटिंग डिजीज। मेनली बीमारी हमने डिस्कस किया, ये मानसून सीजन में होती है, तो मई और जून में क्या करेंगे? वैक्सीनेशन दोबारा से देखेंगे एक बार। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी भाई? एंटेरोटॉक्सीमिया, फड़किया रोग बोलते हैं। मेनली बीमारी किस में होती है? भेड़ में। कब होती है? मानसून सीजन में, इसलिए टीकाकरण मानसून से पहले करेंगे, मई जून में। ठीक है। होती किससे? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस से होती है। क्योंकि सारे के सारे क्लोस्ट्रीडियम ग्राम पॉजिटिव हैं, इसलिए सब में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पेनिसिलिन है। ठीक है। एंटेरोटॉक्सीमिया के प्रकार देख रहे हैं हम। येलो लैम्प डिजीज क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस टाइप ए से, लैम्प डिसेंट्री टाइप बी से, स्ट्रक टाइप सी से, और पल्पी किडनी डिजीज या ओवर ईटिंग डिजीज टाइप डी से। ओवर ईटिंग की वजह से हुई है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, फिर ग्लूकोज यूरिन के रास्ते बाहर आने लगेगा, तो किडनी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, फ्राइबल हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं पल्पी किडनी डिजीज या ओवर ईटिंग डिजीज। और ये बीमारी होती किससे है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस टाइप डी से होती है। किससे होती है भाई? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस टाइप डी से। और इस तरीके से आज का हमारा लास्ट जो बैक्टीरियल डिजीज है वो हमें पढ़नी है, कौन सी? बोटुलिज्म। देखिए भाई, नेक्स्ट हम बात करेंगे बोटुलिज्म। बोटुलिज्म, ठीक है। बोटुलिज्म बीमारी जो होगी वो किससे होगी? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से। किससे होगी? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। सारे के सारे क्लोस्ट्रीडियम कैसे हैं? ग्राम पॉजिटिव जीवाणु हैं, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस तो क्या हो जाएगी? पेनिसिलिन। क्या हो जाएगी? पेनिसिलिन। ठीक है। अब समझना आप, बोटुलिज्म किससे हो रही है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से। ये जो बोटुलिज्म होती है, इसी बोटुलिज्म को हम क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग। जो आप सुनते होंगे ना कि गर्मियों में बारात गई थी और एक साथ 200 बारातियों के दस्त लग गए, वो एक्चुअली में किसका केस होता है? फूड पॉइजनिंग का केस होता है। यानी कि संक्रमित भोजन ज्यादा मात्रा में खा लिया। तो मानव में तो ये बीमारी जो हो रही है, जो फैलती है, वो संक्रमित भोजन की वजह से होती है। और जानवरों में ये जो बीमारी फैलती है, ये मृत जानवर का संक्रमित मांस या हड्डियां खाने की वजह से फैलती है। ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग, इसी को हम बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन। क्या बोलते हैं? इंटॉक्सिकेशन। अब समझना आप, वैसे तो ज्यादातर बीमारियां किसका एग्जाम्पल होती हैं? टॉक्सिकेशन का। लेकिन यहां बोटुलिज्म को हम क्या बोल रहे हैं? इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले से बने हुए टॉक्सिन खाने की वजह से होती है। वजह से फैलती है या होती है, इसलिए बोल रहे हैं इंटॉक्सिकेशन। नॉर्मली तो क्या होता है, जैसे जीवाणु शरीर में जाएगा, फिर वो विषाक्त पदार्थ स्रावित करेगा, उसको बोलते हैं टॉक्सिकेशन। यहां क्या हो रहा है? हम जो सलाद खा रहे हैं बारात में,
उस सलाद के ऊपर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ने अपने विषाक्त पदार्थ स्रावित कर दिए, टॉक्सिन स्रावित कर दिए। तो हम जो खा रहे हैं वो संक्रमित भोजन खा रहे हैं, यानी कि हम पहले से बने बनाए टॉक्सिन खा रहे हैं। इसलिए इस बीमारी का नाम है इंटॉक्सिकेशन। क्या है भाई? इंटॉक्सिकेशन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग या इंटॉक्सिकेशन या बोटुलिज्म। बीमारी हो किससे रही है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से। चूंकि कैसा जीवाणु है? ग्राम पॉजिटिव है, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी? पेनिसिलिन। ठीक, अब बात आती है कि मानव में कैसे फैलती है। मानव में फैलाव, तो मानव में कैसे फैलेगी? संक्रमित भोजन से। संक्रमित भोजन ग्रहण करने की वजह से फैलेगी। ठीक है, और ये बारात में ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक, गर्मियों के मौसम में मेनली। और पूछा जाए जानवरों में बीमारी कैसे फैलती है? जानवरों में फैलाव, तो जानवरों में बीमारी जो फैलेगी वो मृत जानवर का संक्रमित मांस, हड्डियां खाने की वजह से। मृत जानवर का संक्रमित, किससे संक्रमित? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से संक्रमित मांस व हड्डियां खाने या चाटने की वजह से। हड्डियां खाने से। ठीक है, ये फैलती है जानवरों में। अब मानव में तो फूड पॉइजनिंग में जनरली डायरिया, दस्त वस्ती लगते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल में ये खतरनाक है, एनिमल में डेथ हो सकती है इससे। ठीक है ना। तो देखेंगे भाई कि बोटुलिज्म जो है वो मेनली संक्रमित भोजन ग्रहण करने की वजह से फैलती है। और अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो मृत जानवर का संक्रमित मांस या हड्डियां खाने की वजह से। और जैसे जानवर की डेथ हो गई और जानवर की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसको कुत्तों ने फाड़ दिया, अब क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ने अपने विषाक्त पदार्थ उस पर स्रावित कर दिए और किसी दूसरे जानवर ने उसको खा लिया। तो दूसरे जानवर ने क्या खाया? मृत जानवर का मांस खाया है, जो कि किससे संक्रमित है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के विषाक्त पदार्थ से। तो विषाक्त पदार्थ ही शरीर में गए सीधे, इसलिए बोलते हैं बीमारी को इंटॉक्सिकेशन। पहले से बने बनाए विषाक्त पदार्थों को खाया जा रहा है भोजन के रास्ते। ठीक है, तो अब होता क्या है वो आप समझिए। इस बीमारी के अंदर सिमेट्रिकल पैरालिसिस होती है और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। लक्षण, और लक्षणों की हम बात कर रहे हैं मेनली गाय में या जानवरों में, तो मेनली गाय में लक्षणों की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा? सिमेट्रिक डिसेंडिंग पैरालिसिस होती है। यानी कि अवरोही क्रम में पूरे शरीर में पैरालिसिस होती है। अवरोही क्रम का मतलब ऊपर से नीचे की ओर, जैसे सिर हो गया, गर्दन हो गई, आगे के पैर हो गए, फिर पूरा शरीर हो गया, फिर पीछे के पैर हो गए, इस तरीके से पैरालिसिस चलेगी। ठीक है, तो अवरोही क्रम में पूरे शरीर में लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है। अब श्वसन तंत्र की जो मांसपेशी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मसल्स हैं, उनमें भी पैरालिसिस होगी। तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से डेथ हो जाती है। तो श्वसन तंत्र की मसल्स में क्या हो गई? मसल्स में क्या हो गई? पैरालिसिस। तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से क्या हो जाती है? डेथ। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो जानवरों में तो ये ज्यादा खतरनाक है। तो एक तो पूरी बॉडी में लकवा होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे पहले सिर, गर्दन, आगे के पैर, फिर पूरा बॉडी और फिर पीछे के पैर, इस टाइप से होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की मसल्स में जब पैरालिसिस होगी तो जानवर सांस ही नहीं ले पाएगा और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। बीमारी होती किसकी वजह से है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से। और फैलती किसकी वजह से है? तो मृत जानवर का संक्रमित मांस या हड्डियां खाने की वजह से फैलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बोटुलिज्म जो है वो बोटुलिज्म के कौन कौन सी फॉर्म होती हैं। तो दो फॉर्म हम पढ़ेंगे,
एक तो मुर्गियों में और एक गाय भैंस में। तो आप समझिए भाई, बोटुलिज्म की फॉर्म्स पढ़ेंगे हम, अवस्थाएं, ठीक है ना, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक, कौन कौन से रूप हैं? तो एक तो हम मुर्गियों में पढ़ेंगे लिम्बरनेक, और एक हम गाय में पढ़ेंगे लाइन डिजीज। पोल्ट्री में लिम्बरनेक, पोल्ट्री में लिम्बरनेक, इसी को हम बोलते हैं एवियन बोटुलिज्म। क्या बोलते हैं? एवियन बोटुलिज्म। और इसमें होगा क्या? गर्दन में पैरालिसिस हो जाएगी, तो गर्दन लटक जाएगी, इसलिए बोल रहे हैं लिम्बरनेक। और पूछ लिया जाए कि ये बीमारी होती किसकी वजह से है, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप सी से होती है। किससे होती है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप सी से। पोल्ट्री में लिम्बरनेक, इसी को बोलते हैं एवियन बोटुलिज्म। ठीक है। गाय में इस बीमारी को हम बोलते हैं लॉइन डिजीज। क्या बोलते हैं? गाय में लॉइन डिजीज बोलते हैं। गाय में बोलते हैं लॉइन डिजीज, और गाय में बीमारी किससे होती है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप डी से। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप डी से होती है। अब समझना, गाय तो देखो नॉर्मली मृत जानवर का मांस और हड्डियां खाएगी नहीं। तो अब यहां बात आती है कि फिर गाय में कैसे हो रही है ये बीमारी? तो गाय में ये बीमारी तभी होगी जब गाय में पहले होगी पाइका। पाइका का मतलब फास्फोरस की कमी हुई है, और फास्फोरस की कमी हुई है तो गाय में एलोट्रायोफेजिया देखने को मिलता है, यानी कि एबनॉर्मल एपेटाइट। गाय जो है अखाद्य पदार्थों को खाने लगती है, तब उसी कंडीशन में गाय वगैरह चबाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि गाय में ये बीमारी यह किससे संबंधित है? यह पाइका से संबंधित है, या हम ये कह सकते हैं कि यह फास्फोरस की कमी से संबंधित है। फास्फोरस की कमी से रिलेटेड है। भाई जब फास्फोरस की कमी होगी, जब फास्फोरस की कमी होगी, यानी कि कौन सी बीमारी है? पाइका बीमारी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? गाय जो है वो अखाद्य पदार्थों को खाने लगती है, अखाद्य पदार्थों को खाती है गाय। उसी कंडीशन में गाय हड्डी और मांस को चबाएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लॉइन डिजीज है वो कहीं ना कहीं फास्फोरस की कमी से जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर फास्फोरस की कमी नहीं होती तो गाय अखाद्य पदार्थ खाती नहीं, गाय हड्डी चबाती नहीं, या गाय मृत जानवर का मांस खाती नहीं। तो इसका मतलब अगर गाय में बोटुलिज्म हुई है, इसका मतलब गाय में पहले फास्फोरस की कमी थी, पाइका था, तभी गाय ने ये हड्डियां और मांस को चबाया। ठीक है। तो बोटुलिज्म को ही हम फूड पॉइजनिंग, इंटॉक्सिकेशन वगैरह कहते हैं। ठीक है भाई। तो अखाद्य पदार्थों को खाया किसने? गाय ने, इसलिए गाय में ये बीमारी हुई। तो गाय में क्या हो गई भाई? बोटुलिज्म हो गई। तो ये आप याद रखेंगे। तो देखिए भाई कि बोटुलिज्म में हो क्या रहा है। बोटुलिज्म को हम बोल रहे हैं फूड पॉइजनिंग या इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले से जीवाणु ने अपने विषाक्त पदार्थ को भोजन पर स्रावित कर दिया है, और हम लोग या जानवर जिसमें भी ये बीमारी फैल रही है वो संक्रमित भोजन ही खा रहा है, वो डायरेक्ट विषाक्त पदार्थ ही खा रहा है, इसलिए बोल रहे हैं इंटॉक्सिकेशन। बाकी जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं टॉक्सिकेशन। पहले जीवाणु शरीर में जाता है, फिर वो विषाक्त पदार्थ स्रावित करता है, और इसमें उल्टा है, इसलिए इंटॉक्सिकेशन बोल रहे हैं फूड पॉइजनिंग। बीमारी होती किससे? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन है। मानव में संक्रमित भोजन की वजह से फैलती है, और जानवरों में मृत जानवर का मांस, संक्रमित मांस और हड्डियां खाने की वजह से। अवरोही क्रम में सिमेट्रिक रूप से, समान रूप से पूरी बॉडी में लकवा हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की मसल्स में पैरालिसिस हो जाती है, तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से डेथ हो जाती है। ठीक है। पूछ लिया जाए कि दो फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, एक तो पोल्ट्री में लिम्बरनेक टाइप सी से होती है, और गाय में लॉइन डिजीज क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप डी से होती है। और गाय हड्डी या मांस खाएगी या चबाएगी तभी जब उसमें फास्फोरस की कमी हुई है या पाइका हुआ है।
तो चाहे पाइका हो, चाहे पीपीएच हो, चाहे लॉइन डिजीज हो, ये तीनों कहीं ना कहीं किससे संबंधित हैं? फास्फोरस की कमी से जरूर संबंधित हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा आज का जो थ्योरी का पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट होता है भाई। ठीक है, तो बच्चों अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, अब देखो आप क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन देखिए भाई फटाफट से। हाँ, क्वेश्चन देखिए भाई। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे। बस बैक कंडीशन की वजह से होती है। अनिल बी ऑप्शन, कबीर बी ऑप्शन, मयंक यस सर। क्या यस सर? ठीक है, हाँ, आर्च बैक कंडीशन किसकी वजह से होती है? हाँ, इकोलाई, इकोलाई, विनोद, महिपाल, ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, तो किसकी वजह से होती है आर्च बैक कंडीशन? इकोलाई की वजह से होती है। आर्च बैक कंडीशन हो या टकडअप कंडीशन हो, यानी कि शरीर कैसा हो जाता है? धनुषाकार, ये कौन सी बीमारी में होता है? कोलीबेसिलोसिस में होता है। किस में होता है? कोलीबेसिलोसिस में। और बीमारी होती किसकी वजह से है? इकोलाई की वजह से होती है। पूछा जाए मेनली कब देखने को मिलेगी, तो बछड़ों में 1 से 3 दिन की उम्र पर जनरली देखने को मिलती है। इसलिए बीमारी की रोकथाम की जा सके, इसलिए भाई खीस पिलाओ बछड़े को। कितना? 100 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि पर डे 2 से 2.5 लीटर खीस पिलाएंगे। किसको? बछड़े को। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे भाई। साइलेज डिजीज किसे कहा जाता है? हाँ, कबीर सिंह, बिल्कुल 1/10। हाँ, 1/10 ही पिलाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, साइलेज डिजीज बताएंगे किसे कहा जाता है? बी ऑप्शन, ऐश्वर्या, पंकज, अशोक, जगदीश, सोनू। सोनू बेटा पढ़ते नहीं हो। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन कैसे होगा? हाँ, बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो साइलेज डिजीज जो है ये किससे होगी? लिस्टीरियोसिस से होगी। किससे होगी भाई? लिस्टीरियोसिस से होगी। यानी कि साइलेज डिजीज किसे कहा जाता है? लिस्टीरियोसिस को कहा जाता है, क्योंकि संक्रमित साइलेज खाने की वजह से होती है। और रीजन क्या है? लिस्टीरियोसिस होती किससे? लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन से। और लिस्टीरिया एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, तो लिस्टीरियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस तो क्या हो जाएगी? पेनिसिलिन हो जाएगी। संक्रमित साइलेज के खाने से फैलती है, इसलिए बोलते हैं साइलेज डिजीज। किसको बोलते हैं? लिस्टीरियोसिस। इसमें जानवर गोलाकार चक्कर काटने लगता है, इसलिए सर्कलिंग डिजीज भी कहा जाता है। बीमारी किसकी है? तंत्रिका तंत्र की है। मेनिंजीज में और ब्रेन के अंदर सूजन आ जाती है, तो मेनिंगो एंसेफलाइटिस भी कहते हैं। किसको? लिस्टीरियोसिस को। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन भाई, पर्ल डिजीज का कारक है। पर्ल डिजीज का कारक बताइए। पर्ल डिजीज का कारक बताएंगे। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। पर्ल डिजीज किसको बोल रहे हैं? मोती रोग किसको बोलते हैं हम? ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस को। अब टीबी, जानवरों में टीबी किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम बोविस से होती है। किससे होती है भाई? माइकोबैक्टीरियम बोविस से। तो आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम बोविस। और पैरा टीबी किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस से। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन आंसर देंगे भाई। लिम्बर नेक किसकी वजह से होती है? लिम्बर नेक किसकी वजह से होती है? हाँ, ऐश्वर्या टाइप सी से, बिल्कुल ठीक। कुलदीप सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, हाँ। तो लिम्बर नेक जो है वो एवियन बोटुलिज्म को कहते हैं हम। किसको बोलते हैं? एवियन बोटुलिज्म को, यानी कि पोल्ट्री में जो बोटुलिज्म होती है उसको बोलते हैं एवियन बोटुलिज्म को हम बोलते हैं क्या? लिम्बर नेक। और किससे होगी? क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम टाइप सी से होगी।
क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप सी से। ये आंसर हो गया। इनको भी देख लो। टेटनाई से क्या होगी? टेटनस। क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस से क्या होगी? एंटेरोटॉक्सीमिया। और क्लोस्ट्रीडियम हिमोलाइटिकम से बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अपना आंसर क्या हो गया भाई? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम हो गया। नेक्स्ट देखेंगे पांचवा क्वेश्चन देखिए। मृत जानवर का संक्रमित मांस खाने से फैलने वाली बीमारी है। मृत जानवर का संक्रमित मांस खाने से कौन सी बीमारी फैलती है? जगदीश बी ऑप्शन, सरिता, हतेंद्र बी ऑप्शन, कबीर हाँ वेटनरी पॉइंट। वहां नाम अच्छा लिखा है बेटा, वेटनरी पॉइंट आपने। ठीक है हाँ। तो मृत जानवर का संक्रमित मांस खाने से कौन सी बीमारी फैलती है भाई? बोटुलिज्म फैलती है। कौन सी फैलती है? बोटुलिज्म। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, पल्पी किडनी डिजीज या ओवर ईटिंग डिजीज किस जानवर की बीमारी है? पल्पी किडनी डिजीज या ओवर ईटिंग डिजीज किस जानवर की बीमारी है भाई? जवाब देंगे। पल्पी किडनी डिजीज या ओवर ईटिंग डिजीज? पल्पी किडनी डिजीज। भगवान, गुर्जर, वेद प्रकाश, अनिल, महिपाल, राहुल, पायल, बिल्कुल सही है भाई, डी ऑप्शन। ठीक है। तो पल्पी किडनी डिजीज या ओवर ईटिंग डिजीज किसकी बीमारी है? भेड़ की है। और पल्पी किडनी डिजीज एंटेरोटॉक्सीमिया को ही हम बोलते हैं। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस टाइप डी से होती है। किससे होती है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस टाइप डी से होती है पल्पी किडनी डिजीज या ओवर ईटिंग डिजीज। ठीक है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आज के यहीं कंप्लीट होते हैं। और ये बैक्टीरियल डिजीज का चैप्टर कल हम इसको फाइनल करेंगे, यानी कि कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आपको थैंक यू, नमस्ते, गुड नाइट भाई। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।